जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं, ये उन सब की लड़ाई है और उन सबको इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और इन सब में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग वर्क फील्ड में लगे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी आज यूथ की है, जिसने सब कुछ पढ़ा है। और जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो हमने एक चीज़ साफ पढ़ा था कि हम सोसाइटी के लिए पढ़ेंगे। एक हमारा नारा भी है यहाँ पे जो हम देते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। नहीं, देश तब बढ़ेगा जब लोग पढ़ पाएंगे, लोग को नौकरी मिलेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से एक ही सेक्शन पढ़ पाएगा और नौकरी भी कम होता जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोला हमारे यहीं से जेएनयू से शुरू हुआ था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसका पूरे देश ने शायद समर्थन किया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको बाहर भगाओ, ये भगाओ। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि वो जेएनयू से शिफ्ट होते हुए, विपक्ष की तरफ जाते हुए, बॉलीवुड से गुजरते हुए और सीधा अब किसानों पे आ गया है। रोजगारी का समस्या तो बहुत बड़ा है। आप देखेंगे वैकेंसी भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरी में इतना ज़्यादा वैकेंसी है, हाँ ऑब्वियसली। और इतना लोग, मतलब एक क्लर्क का पोस्ट के लिए 1000 लोग जो पीएचडी कर चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हालत है वहाँ। उन एग्ज़ाम्स को हम देख रहे हैं 2-2 साल हो गए हैं और उसमें भी ओपनली हम देखते हैं आजकल कि सीधा बोला जाता है कि 15 लाख रुपए दीजिए, 20 लाख रुपए दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। जब एक ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, देश की एक ऐसी हालात में रह रहे हैं, तो वहाँ केवल और केवल ये नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा है, एक विश्वास उठ गया है यूथ का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेट को पैसा भी नहीं दे रहा है और उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। और सिचुएशन यही है, चला मोदी बस एक चेहरा है, पीछे से चल रहा है अंबानी और अडानी का सब। घर में कितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो घर से उनके घर वालों ने लोन ले रखा है, किसी के घर वाले ऑटो चलाते हैं और रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो उनके लिए एक एक दिन 6-6 महीने निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोचते हैं कि इन 6 महीनों में मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, इसके बाद में मैं रूम रेंट नहीं दे पाऊंगा सकती है। लेकिन ये एक सरकार ने एक शॉर्टकट अपना लिया है कि डायरेक्टली लोगों के जेब से कैसा पैसा निकाला जाए। देखिए, जब पेट्रोल और डीजल और गैस का प्राइस बढ़ता है तो ये केवल और केवल उन लोगों के लिए ही नहीं बढ़ता है जिनके पास व्हीकल है, जिनके जो यूज़ करते हैं, गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, बाइक वगैरह यूज़ करते हैं। ये आम जनता पे बोझ पड़ता है इसका, क्योंकि जितना भी सामान ट्रांसपोर्ट होकर आता है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, वो सारी की सारी चीज़ें महंगी होने वाली है, क्योंकि सब चीज़ों में किराया बढ़ने वाला है। जब लोग ये बोल रहे होते हैं कि आप पैदल चलिए, बाइक मत यूज़ करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी हम देख रहे हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो किराया एक्चुअली क्या होता है, दुगुना बढ़ता है। और अगर खेती के तौर पर भी देखें तो जो किसान ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, तो वो जो ट्रैक्टर का जो चार्ज है, वो प्लाऊ लगाने का और वो सारी कल्टीवेशन का, वो भी प्राइस उससे दुगुना बढ़ता है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि ये देश की तरक्की के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं टैक्सेस जो लिए जा रहे हैं वो देश की तरक्की में काम आएंगे। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जब आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है और वो पैसा पूंजीपतियों के हाथ में डाला जा रहा है, तो हमें तो नहीं लगता है इसमें देश का कहीं तरक्की हो रहा है। देश का तरक्की आम जनता का तरक्की माना जाएगा, ना कि कुछ 2-3 लोगों का तरक्की ही देश का तरक्की माना जाएगा। और हम ये देख ही रहे हैं, सरकार एक तरफ आम जनता की महंगाई बढ़ा के कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ कुछ 3-4 पूंजीपतियों को सारे पैसे उनकी जेब में डाल रही है। सरकार तो कह रही है ना, मोदी जी तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम अगर देश में फ़ायदा होता है देश का, कहीं ना कहीं हम लोग जो टैक्स ले रहे हैं उससे प्रगति होगी, कहीं ना कहीं हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उस पर फिर युवा को कैसे लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी? युवा लोग भी यही मान रहे हैं। अब तो न्यूज़ चैनल ने भी दिखाना बंद कर दिया। न्यूज़ चैनल और ये सब लोग जो वही दिखाएंगे जो सरकार दिखाना चाहती है, वो सरकार के ही पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि वो सरकार से ही चलते हैं वो सारे के सारे मीडिया चैनल। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, जीडीपी इतनी नेगेटिव में जा चुकी है, तो देश का विकास कहाँ हो रहा है? देश का विकास कहाँ हो रहा है? जीडीपी के लिए तो किया जा रहा है। नहीं, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि मोदी जी जो सरकार है वो आम जनता के हाथ में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे एक मार्केट में पैसे का फ्लो होगा और उससे आपको इनकम होगी, उससे सरकार टैक्स इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ये एक सरकार ने एक शॉर्टकट अपना लिया है कि डायरेक्टली लोगों के जेब से कैसा पैसा निकाला जाए। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है उस दूसरे मेथड की तुलना में, जहाँ सरकार लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे और उस पैसे से मार्केट में सर्कुलेशन हो और उससे देश की इकोनॉमी बढ़े। वो ज़्यादा तो बोल रही है ना कि 6,000 रुपये उन्होंने दिए किसानों को, तो ये कहीं ना कहीं पैसे दे दो। एक बार किसानों से जाके पूछ के तो आइए कितने किसानों को 6,000 रुपये मिले हैं। उससे ज़्यादा किसानों ने 6,000 रुपये मिलते नहीं है, उससे ज़्यादा सरकारी कामकाज में किसी पटवारी को, किसी इसको पैसे देने पड़ जाते हैं। 6,000 रुपये से, और एक किसान की फैमिली में देखिए कितने लोग होते हैं, 6,000 रुपये पर एनम दिया जा रहा है, मतलब 1 साल का 6,000 रुपये दिया जा रहा है। मोदी जी से एक बार किसी भी किसान से जाके पूछे कि उसकी फैमिली में कम से कम 5 लोग रहते होंगे, मिनिमम अगर आप देखोगे 5 लोग होंगे, और 5 लोगों का 6,000 रुपये में, सरकार बोलती है 6,000 रुपये में 5 लोग 1 साल के लिए सर्वाइव करेंगे। तो
ये तो कहीं का न्याय नहीं है। यानी कि मान लिया जाए कि सरकार जो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मतलब खेल खेल रही है। हाँ, खेल सीधी सी बात है। जब एक आज अगर दिल्ली में या कहीं पे भी गांव में जाके देखिए 5,000 रुपये कम से कम एक आदमी को पर मंथ का चाहिए। सरकार एक पूरे परिवार को पूरे 1 साल के लिए 6,000 रुपये दे रही है। तो ये कहाँ से केवल और केवल ये दिखाने का एक तरीका है सरकार का कि हम किसानों को काम भी तो हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है लगातार। वो बता रहे नई कंपनियाँ ला रहे हैं, ट्रेन भी ले आए, बुलेट ट्रेन तो नहीं लाए लेकिन एक ट्रेन तो आ गई ना। हाँ, नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन आ रहा है, ट्रेनें अच्छी हो जा रही है, लेकिन साथ साथ में ये नहीं देख रहे हैं कि उस ट्रेन का जो किराया है वो कितना बढ़ गया है, जो शिक्षा है वो अब कितनी महंगी हो गई है, और जो बाकी कंपनियां हैं जो ये हेल्थ सेंटर में जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है। अभी हमने कोविड में देखा कि हॉस्पिटल्स कैसे 10 लाख रुपए पहले एडवांस में मांग रहे थे पेशेंट से, तभी उनको एडमिट करेंगे। तो ये प्राइवेटाइजेशन एक तरफ से जब आपको अच्छा दिख रहा है, दूसरी तरफ आपकी जेब से पैसा निकालने का काम भी कर रहा है, और सरकार अपने आप को उस चीज़ से दूर हटा रही है। ये भी है कि आप आगे जाके सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते कि हमें हेल्थ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हेल्थ सारा का सारा प्राइवेट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और युवा हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी राय है पेट्रोल हाइक को लेके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पेट्रोल बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं कि युवा के नाते? नहीं, यही बात है, इसीलिए तो आज प्रोटेस्ट कॉल था। ये पूरा नेशनल प्रोटेस्ट कॉल था SFI और DYFA का, उसके पार्ट में हम यहाँ प्रोटेस्ट किए थे। तो ये पूरा देश भर में देखेंगे तो जो भी है स्टेट्स का टैक्स का शेयर कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर है। मतलब आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में जा रहा है और स्टेट्स के पास बहुत कम मिल रहा है। और भी देखेंगे तो GST में भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनफेयर है स्टेट्स के लिए, और स्टेट्स जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे, जैसे किसान की बात आपने किया था पहले, तो केरला में आप देखेंगे 30,000 मिलता है हर किसान फैमिली को, उसके ऊपर प्रोडक्शन इंसेंटिव मिलता है, और ये सब एक्सपेंसेस करने के लिए स्टेट को भी पैसा चाहिए। तो उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेट को पैसा भी नहीं दे रहा है और उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। और लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लाई तो हम ही है ना, लगातार 2 बार अगर वो रूल कर रही है, दोनों बार सत्ता में पूरे बल से आई है, तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं उनको, और वो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर भी लोगों को भरोसा है। नहीं, इसमें हमें पूरा एक तरीके में देखना है। जो मीडिया है, जो पूरा इंस्टीट्यूशंस है अभी हमारा देश में, मीडिया पूरा बिक गया है। मीडिया कौन ऑन करता है? सेम अंबानी और अडानी, ये सब लोग ही अलग अलग मीडिया चैनल को देखेंगे, सब उनका ही है। और कौन गवर्नमेंट के पीछे है, मतलब गवर्नमेंट तो मोदी सरकार है, लेकिन हम सबको ये आज साफ साफ दिख रहा है अडानी और अंबानी का सरकार है। जैसे फार्म बिल्स का बात आया अभी, पूरा अंबानी और अडानी कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी एग्रीकल्चरल जो लॉजिस्टिकल सेगमेंट है उसमें, तो ऑलरेडी उनको पता था कि ये फार्म बिल्स आने वाला है। अभी आप बेस्ट एग्जांपल देखेंगे, जो गुजरात में अभी स्टेडियम खोला है, जो सरदार पटेल का नाम पे स्टेडियम था, उसको मोदी स्टेडियम बना था, और उसका 2 एंड है, एक एंड है अडानी एंड, एक एंड है रिलायंस एंड। यही देश का भी सिचुएशन यही है। चला मोदी बस एक चेहरा है, पीछे से चल रहा है अंबानी और अडानी का सरकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप बात कर रहे थे फार्म बिल की और साथ ही साथ फार्मर्स की, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स तो मतलब उनके सरकार ने ये कह दिया है ना कि आप अगर बताएंगे तो हम संशोधन करेंगे, हम जो अगर कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन उस पर हम कुछ ना कुछ रूल चेंज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं आपके कहने पे। तो फिर फार्मर्स खुद ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये फार्म बिल्स को आप देखेंगे तो वो फंडामेंटली उसके जो बेसिक चीज़ है सब उसमें प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको होल्ड पे रखना ये सब एक सोल्यूशन ही नहीं है। उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा रद्द करके फिर से कंसल्टेशन प्रोसेस लेके फिर नया कानून बना सकता है। लेकिन ये जो 3 कानून पास किया गया है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो किसी भी डिस्कशन के लिए ओपन ही नहीं है। डिस्कशन तो होना था तो पार्लियामेंट में होना था, उसको पूरा सरकार तो अपने तरफ से पूरा क्लियर कर रही है ना। उन्होंने कमेटी बना ली थी, उन्होंने ये भी कहा था कि इस कमेटी के थ्रू आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। फिर वो सब पहले का बात है, पहले करना था तो पार्लियामेंट में करना था। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन करने नहीं दिया, उसके बाद आके कमेटी बना के अभी कमेटी में डिस्कस कर सकते हैं, वो बोलने में कोई मतलब नहीं है। इनको डिस्कशन करना होता तो पार्लियामेंट में करना देना था। उल्टा पार्लियामेंट में जो MP उनका आवाज़ उठाए थे उनको बाहर निकाल दिया था, उनके खिलाफ केस बनाया गया था, ये सब किया गया था। इसलिए अभी जो कमेटी बना रहा है वो बस एक फर्जी कमेटी है। उसका भी लोग देखेंगे तो एक लोग जो ऑलरेडी बोले हैं कि फार्म बिल्स अच्छा है, उनको ही बिठाया है कमेटी में, तो वो कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे बात करने का भी मतलब नहीं है, इसलिए किसान लोग बात नहीं कर रहे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी आप युवा हो तो बेरोज़गारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। बेरोज़गारी की अगर बात करेंगे, आज जो बच्चे दिल्ली में आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, बेरोजगारी का समस्या तो बहुत बड़ा है। आप देखेंगे वैकेंसी भी है, बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरी में इतना ज़्यादा वैकेंसी है, 6 से 7 लाख के। ऑब्वियसली। और इतना लोग मतलब एक क्लर्क का पोस्ट के लिए 1000 लोग जो पीएचडी कर चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हालत है। फिर भी अभी मीडिया में ये सब बोल रहे हैं कि इतना नौकरी लेके आएंगे, इतना ये करेंगे। और सबसे मज़े की बात है, इसने बोला था कि फार्मर्स का इनकम डबल करेगा, उल्टा पेट्रोल का प्राइस डबल किया है 6 साल में जो मोदी सरकार है। यही तो कहने का है। आज बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक पता लगाया गया है, ये कुछ साइट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, कई विलेजेस में ना नर्स अभी भर्ती कराई गई हैं, ना ही वहाँ पे कंपाउंडर हैं। तो पूरी तरीके से देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम की बात की जाएगी तो इंडिया का नाम कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा चुका है। कैसे देखते हैं आप एज अ स्टूडेंट? हाँ, तो इसलिए हम एनईपी का भी बात करना चाहिए हर जगह में। एनईपी में क्या गवर्नमेंट कर रहा है, जो भी अच्छा इंस्टीट्यूशंस थे हमारे पास, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फंड और देके उनको स्ट्रेंथन करने के जगह और नया स्कूल खोलने के जगह गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन से विड्रॉ कर रहा है और बोल रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद देखा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम बढ़ जाएगा। लेकिन वो एक मॉडल है, वो अमेरिकन मॉडल है। अमेरिका में एक, एज वी नो, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है अभी भी। इंडिया में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, देश तो बढ़ेगा ना। जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं लोग ट्राई करेंगे। अभी तक ये मोदी जी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट बॉडी जो थी, बाबू लोगों ने आप लोगों को बैठा के रखा था, अब काम करने का दिन आ गया। नहीं, देश तब बढ़ेगा जब लोग पढ़ पाएंगे, लोग को नौकरी मिलेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से एक ही सेक्शन पढ़ पाएगा और नौकरी भी कम होता जा रहा है। तो जो देश का आवाम है, जो मास पॉपुलेशन है, उनको कुछ नौकरी भी नहीं मिलेगा, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलेगा। और जैसे पहले बोले थे, हेल्थ केयर भी प्राइवेटाइज हो जा रहा है। तो इट इज़ नॉट दैट बेनिफिट मिलेगा, सबको लॉस ही हो रहा है अभी। बस एक छोटा सा सेक्शन पॉपुलेशन का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का और जो बहुत अमीर लोग हैं उनको ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। बस बाकी लोग को मीडिया की तरफ से उल्लू बना के रखा है। अच्छा, आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दे दिया लेकिन उनकी भर्ती नहीं हुई, साथ ही साथ एसएससी छोड़ के अगर बात की जाएगी तो लाखों पद ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो भी खाली हैं और सरकार उसको भर नहीं रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके बाद फिर क्या, कहाँ, किस तरफ जा रहा है युवा देश का? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। केवल और केवल जो पद खाली है उन पे भर्ती को लेकर ही नहीं। अगर आप स्टेट्स में भी देखेंगे तो एक भर्ती का फॉर्म निकलता है, साल भर हो जाता है भरने के बाद में, फिर उसके बाद में उसके एग्ज़ाम की डेट निकलती है। एग्ज़ाम होता है उसका, आजकल ये बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक एग्ज़ाम चलता है। एक दिन 3-3 पेपर होते हैं। फिर एक नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लाया जाता है। वो आज तक नहीं समझ में आया है किसी को कि वो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे किया जाता है। और उसके बाद में जब वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है, उसको निकलते निकलते 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद में उस रिज़ल्ट पे 1000 PILs हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डाली जाती है। उसके बाद में उस पर एक रिज़ल्ट आता है, और हम सबको पता ही है हमारे कोर्ट्स किस प्रकार से काम करते हैं। एक याचिका को सुनने में कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद में रिज़ल्ट आता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका एज निकल जाता है एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरने और जॉब लगने तक। एसएससी के जो बच्चे हैं जो 2018 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनकी भी एज निकल चुकी है। हाँ, तो यही तो सिचुएशन हो रखी है। और अब युवा के पास है क्या इसके अलावा? उसको एक पढ़ना है, वो बार बार सरकार से आवाज़ नहीं उठा सकता है कि डेली शिक्षा बची है इस देश में। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि इस समय देश की जो कंडीशन है, जो रैंक है, वो लगातार शिक्षा में गिरती चली जा रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें टॉप 100 में लेके आना है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम जिस स्थिति पे थे उससे बहुत पीछे जा चुके हैं। जब हमें बोला जाता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो इन हालातों से तो मुझे नहीं लगता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, एक डेवलपिंग नेशन में रह रहे हैं, तो उसकी मेन जिम्मेदारियाँ होती है उस पर कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अगर आप देखें, यहाँ पे मुखर्जी नगर में कितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो घर से, उनके घर वालों ने लोन ले रखा है, किसी के घर वाले ऑटो चलाते हैं और रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो उनके लिए एक एक दिन 6-6 महीने निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोचते हैं कि इन 6 महीनों में मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, इसके बाद में मैं रूम रेंट नहीं दे पाऊँगा। वहाँ उन एग्ज़ाम्स को हम देख रहे हैं 2-2 साल हो गए हैं। और उसमें भी ओपनली हम देखते हैं आजकल कि सीधा बोला जाता है कि 15 लाख रुपये दीजिए, 20 लाख रुपये दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। जब एक ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, देश की एक ऐसी हालात में रह रहे हैं, तो वहाँ केवल और केवल ये नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा है, एक विश्वास उठ गया है यूथ का। वो जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएगा आगे आने वाले टाइम में कि यार एक भर्ती के लिए मैं अप्लाई करूँगा, उसमें
5 साल लग जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो जा ही रही है इंडिया लगातार, गवर्नमेंट तो ये बोल ही रही है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें तो भर्ती निकलेगी नहीं है। हाँ, देखिए रेलवे में कैसे हालात हो गए हैं, रेलवे के अंदर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अभी तो जो भर्तियाँ हैं वो कम हो जा रही है। और प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन नहीं है, मतलब कि हर चीज़ को आप प्राइवेटाइज कर दोगे वो एक सोल्यूशन नहीं है। और हमने दूसरे देशों में भी देखा है कि प्राइवेटाइजेशन से आज क्या स्थिति रही है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री तो मतलब उनका तो यही कहना है ना, लगातार सरकार यही कह रही है डेवलप्ड होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि देखिए अगर बात करें स्कूल्स की भी तो इंसान ज़्यादातर प्रेफर करता है प्राइवेट स्कूल कंपेयर टू गवर्नमेंट। नहीं, आप ये सरकार बोलती है कि बहुत बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन हो कहाँ रहा है? प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन स्थिति बेहतर कहाँ हो रही है? 2014 के बाद में स्थिति खराब ही हो रही है। जब एक तरफ सरकार बोल रही है कि चीज़ें प्राइवेटाइज होने से लोगों को मुनाफा होगा, कैसे? हम पूछना चाहते हैं कैसे? एक प्राइवेट स्कूल का फीस देखिए और आज भी देखिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कि वो कितनी फीस देते हैं, तो वो बच्चे कैसे आप उम्मीद करते हो कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में आगे पढ़ेंगे? और दूसरी चीज़, प्राइवेट स्कूलों का भी अपना एक सिस्टम है, उसमें बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हमारे राजस्थान से आता हूँ मैं, वहाँ पे सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया गया था और उनकी सीट्स को प्राइवेट स्कूल्स में दिया गया था, लेकिन वो भी एक सूटेबल तरीका नहीं है। क्यों सरकार ऐसा नहीं करती है कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूलें बनी हुई है उनको और बेहतर बनाया जाए, उनमें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए, जिससे वहाँ आने वाले बच्चों का और रुचि बढ़े। जब NEP जैसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, वहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि NEP लागू होगा। ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है। सरकार केवल और केवल एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करती है जिससे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन अब आम जनता समझ पा रही है इस चीज़ को कि सीधा का सीधा उनके जेब पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका। अच्छा, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा, फ़िलहाल एक तरफ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अब नौकरियां नहीं, पढ़ाई ख़राब हो रही है, दूसरी तरफ जो जॉब के लिए थे, युवा थे जिनको अब रोज़गार चाहिए वो नहीं है देश में। पेट्रोल की बात करी जाए, महंगाई इसके बाद बढ़ती चली जा रही है, तो लगातार सरकार जो वादे कर रही थी, क्या लगता है ज़मीनी हकीकत आपको देखने में आज क्या है? शुरू में सरकार ने जो वादे किए, जनता उन वादों को सही में मान के चली और इसीलिए बीजेपी सरकार को उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीता है। लेकिन अब उन वादों का सारा सच्चाई सामने आ गई है जनता के, और जनता देख पा रही है कि पहले जो आवाज़ उठाता था उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता था। टुकड़े गैंग भी बोला, हमारे यहीं से JNU से शुरू हुआ था टुकड़े गैंग, जिसका पूरे देश ने शायद समर्थन किया था कि ये टुकड़े गैंग है, इनको बाहर भगाओ, ये भगाओ। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि वो JNU से शिफ्ट होते हुए विपक्ष की तरफ जाते हुए, बॉलीवुड से गुजरते हुए और सीधा अब किसानों पे आ गया है। किसानों का मतलब देश की 60% आबादी पे कभी टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है, कभी आंदोलनजीवी बोल दिया जाता है, कभी खालिस्तानी बोल दिया जाता है, कभी पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। कैसे चलेगा? ये तो बहुत ही दुख की बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये बात बोलते हैं कि इन आंदोलनजीवियों को चुनने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वही प्रधानमंत्री जब उनके पहले की स्पीच देखेंगे तो वो बोलेंगे कि विरोध करना है, हेल्दी डेमोक्रेसी होता है, इससे देश के प्रगति मिलेगा। वही है कि जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, तो वो हमेशा ही जनता के विरोध में कानून लेके आई है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है, दुनिया के इतिहास में भी ये देखा है। तो ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा सरकार से लड़ने का, और मतलब कि हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, आम जनता के अधिकारों की रक्षा हो और उनके हितों पे सरकार चर्चा करे, और वो सारा डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट के थ्रू हो। ऐसे नहीं कि बिल पहले पास कर दिया जाता है फिर उसके बाद में डिबेट एंड डिस्कशन रखा जाता है। वो पहले से होना चाहिए कि पहले डिबेट एंड डिस्कशन जनता से जाके बात किया जाएगा, जनता को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिस वर्ग के लिए जो बिल आ रहा है उस वर्ग को उसमें पूछा जाएगा, उन लोगों को शामिल करके और उसके बाद में वो बिल पारित किया जाएगा। अब हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है, अगर शिक्षा की बात कर लें उसमें भी, और अगर रोज़गार की बात कर लें उसमें भी। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था मोदी जी रोज़गार, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यूथ है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं, ये उन सब की लड़ाई है और उन सबको इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और इन सब में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग वर्क फील्ड में लगे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी आज यूथ की है, जिसने सब कुछ पढ़ा है। और जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो हमने एक चीज़ साफ पढ़ा था कि हम सोसाइटी के लिए पढ़ेंगे। एक हमारा नारा भी है यहाँ पे जो हम देते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो मैं इस बात पे रहना चाहूँगा कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ाई करने के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है, और जब हमने पढ़ाई कर लिया तो फिर हम उस समाज को, हमें उस पढ़ाई के दम पे बदलने की ज़रूरत है।